तो क्या एक अच्छी नौकरी और बढ़िया डिग्री क्या ये वाकई आर्थिक सुरक्षा की गारंटी है? ये सवाल तो आज बहुत लोग पूछ रहे हैं। हाँ, या फिर कहीं यही सोच तो हमें पीछे नहीं रख रही? आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की किताब पर बात करने वाले हैं, रिच डैड पुअर डैड। 1997 में आई थी और इसने पैसों को लेके जो पारंपरिक सोच थी ना, उसे सीधी चुनौती दी। बिल्कुल, बहुत प्रभावशाली किताब रही है पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में। ये किताब मतलब दो पिताओं की कहानी है। एक पुअर डैड, पढ़े लिखे पर हमेशा पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, जी। और दूसरे रिच डैड, जिनकी औपचारिक शिक्षा कम थी लेकिन उन्होंने वो काफी संपत्ति बनाई। हाँ, एक उद्यमी पिता। तो चलिए आज इसी किताब को थोड़ा गहराई से समझते हैं, देखते हैं इसके मुख्य तर्क क्या है, क्यों ये इतनी चली, और हाँ, इसकी सीमाएं क्या है, इस पर भी बात करेंगे। जरूर जरूर। किताब का जो सबसे पहला और शायद सबसे विवादास्पद विचार है, वो ये है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग जिसे किताब रैट रेस कहती है, उसी में फंसे रहते हैं। वो चूहे दौड़ वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, मतलब नौकरी करो, बिल चुकाओ और फिर और ज्यादा पैसों के लिए और कड़ी मेहनत करो, एक अंतहीन चक्र। सही बात है। रिच डैड का पहला सबक है इस चक्र को तोड़ना। बिल्कुल, और इस चक्र को तोड़ने का रास्ता सीधे जुड़ता है किताब के दूसरे अहम सबक से। अच्छा, कौन सा? संपत्ति यानी असेट्स और देनदारियों मतलब लाइबिलिटीज के बीच के फर्क को गहराई से समझना। हाँ, ये तो बहुत सुना है, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। देखिए, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधी सी बात, जैसे किराए की प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, या आपका कोई साइड बिजनेस। और देनदारियां वो जो पैसा निकालें, जैसे वो कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का बड़ा कर्ज, या ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए पैसा जेब से जा रहा हो। समझ गए। किताब कहती है कि भाई आर्थिक आजादी का राज संपत्ति खरीदने और देनदारियां कम करने में है। सुनने में तो ये आसान लगता है ना? हाँ, सुनने में तो है, पर इसे असल में करना वही असली चुनौती है। और इसी समझ को शायद वो फाइनेंशियल आईक्यू कहते हैं। बिल्कुल सही, ये है फाइनेंशियल आईक्यू या वित्तीय साक्षरता। ये सिर्फ कमाना नहीं है, मुद्दा ये है कि आप पैसा कितना रखते हैं और उसे कैसे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें निवेश को समझना, टैक्स के नियम जानना, ये सब आता है। किताब में जिक्र है कि अमीर लोग अक्सर कॉरपोरेशंस जैसी कानूनी संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं टैक्स बचाने के लिए। हाँ, ये भी एक पॉइंट है। ये सब उसी वित्तीय समझ का हिस्सा है, पर सवाल वही है, ये ज्ञान आम आदमी तक कैसे पहुंचे? सही बात। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए तीसरा सबक आता है, अपने काम से काम रखो। माइंड योर ओन बिजनेस। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि नौकरी छोड़ दो, मतलब है कि अपनी नौकरी करते हुए भी अपना ध्यान खुद की संपत्ति बनाने पर लगाओ। साइड में कुछ अपना खड़ा करना। हाँ, कोई साइड बिजनेस हो, स्टॉक मार्केट में निवेश हो, रियल एस्टेट हो। आइडिया ये है कि नौकरी आपके खर्चे चला सकती है, पर असली दौलत आपके अपने काम से बनेगी। और ये सब करने के लिए देखिए, मानसिकता में बदलाव शायद सबसे जरूरी चीज है। हाँ, माइंडसेट। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये सोचने की बजाय ये पूछना सीखें कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। अच्छा, सवाल बदल दो। हाँ, ये सवाल दिमाग को समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। डर और वो आत्मसंदेह को पहचानना और उन पर काबू पाना, ये भी इसी मानसिकता का हिस्सा है। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये रवैया हर किसी के लिए व्यावहारिक है, हर स्थिति में? सोचने वाली बात है। देखिए, किताब इतनी लोकप्रिय क्यों हुई, ये तो साफ है। भाषा बहुत ही सरल है, कोई मुश्किल फाइनेंस वाले शब्द नहीं। हाँ, आसान है समझना। और दो पिताओं की कहानी से दिलचस्प बनाती है। इसने वो जो पारंपरिक सोच है ना, खूब पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी करो, बस उसको सीधी चुनौती दी। बिल्कुल। और इसने लाखों लोगों को अपनी आर्थिक जिंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए मतलब प्रेरित किया। कई लोगों के लिए तो ये पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में पहला कदम था। हाँ, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना, ये इसका सबसे मजबूत पक्ष है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन यहीं से इसकी आलोचना भी शुरू होती है। अच्छा, क्या आलोचना है? पहली बात तो ये कि ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करें इस पर ठोस कदम दर कदम सलाह बहुत कम है। मतलब प्रैक्टिकल गाइड थोड़ी कमजोर है। हाँ, ये मैंने भी महसूस किया। दूसरी, रिच डैड असल में थे या नहीं, और जो कहानियां सुनाई गई हैं उनकी सच्चाई पर भी सवाल उठाए गए हैं। अच्छा, ये भी है। जी। और तीसरी बात, ये कई बार जटिल वित्तीय मुद्दों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। जैसे ये मान लेना कि हर रियल एस्टेट निवेश हमेशा फायदेमंद ही होगा, या बिजनेस शुरू करने में जो जोखिम है उन्हें कम करके आंकना।
ये तो है। हर निवेश में रिस्क तो होता ही है। बिल्कुल। तो ये पहलू थोड़े मतलब भ्रामक हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो संक्षेप में क्या कहेंगे? तो संक्षेप में, रिच डैड पुअर डैड कोई विस्तृत फाइनेंशियल प्लान या निवेश की गाइड बुक नहीं है। इसे वैसे नहीं देखना चाहिए। ये मुख्य रूप से एक मानसिकता बदलने वाली किताब है, एक माइंडसेट शिफ्टर। हाँ। इसका सबसे बड़ा योगदान शायद यही है कि इसने आम लोगों को संपत्ति बनाने, वित्तीय स्वतंत्रता पाने और नौकरी की परंपरागत सोच से हटकर सोचने के लिए उकसाया। भले ही इसने रास्ता पूरी तरह साफ न दिखाया हो, सही। पर यह वित्तीय जागरूकता जगाने का एक शक्तिशाली साधन जरूर है। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार जी जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जी। आज की जो बदलती अर्थव्यवस्था है, जहां गिग इकोनॉमी बढ़ रही है, पारंपरिक नौकरियों का भविष्य उतना पक्का नहीं रहा, ऐसे में इस किताब के सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं और इन्हें आज के समय में कैसे अपनाया जा सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।